हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता या लक्षण पढ़ेंगे। पहले हम ब्रिटिश संविधान की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पढ़ी। अब देखते हैं कि वहां संविधान की विशेषता क्या, वो हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा परिचय। संविधान जीवन का यह मार्ग है, यानी संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों में भेद होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसके जीवन मार्ग की भी विभिन्न होते हैं, यानी उनकी परिस्थितियां होती है तो लोगों के जीवन भी अलग अलग भिन्नता होती है। ब्रिटेन ने भी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप जिस संविधान को अपनाया उसकी अपनी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। तो लक्षण कहे या ब्रिटिश संविधान की विशेषता कहे, दोनों एक ही है। तो पहला है विकसित संविधान। विकसित संविधान में भारत, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के संविधान ऐसे हैं जिसका निर्माण किसी एक विशेष संविधान सभा के द्वारा हुआ। यानी हमारा भी संविधान जब बना तो हमारे संविधान सभा ने निर्माण किया था, लिखित रूप से निर्माण किया था। लेकिन ब्रिटिश में ऐसा नहीं है, उनका विकसित होता ही गया। किंतु ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ, उसका विकास हुआ है और इसने वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद प्राप्त किया है। ब्रिटेन में 9वीं सदी से लेकर राजतंत्र की स्थापना हुई। 9वीं सदी में राजतंत्र की स्थापना हुई और 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ। 13वीं सदी में उनका ये संसद का जो चलन था वो विधिवत प्राप्त हुआ और आरंभ हुआ। 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई और उसके बाद संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतांत्रिकरण की गाथा है। यानी 17वीं सदी में संप्रभुता, यानी संसद संप्रभु हो गई। संसद मन चाहे कानून बना सकती है, संसद ही संप्रभु है, कोई किसी के दबाव में आके कानून नहीं बनाएगी। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्न से परिणाम से बना है। यानी विकसित संविधान, जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों ने अलग अलग बातें मानते रहे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का संविधान अलिखित है, इसलिए विकसित हुआ। जैसे नई नई पीढ़ी आई वैसे वैसे नियम बनते गए, संसद कानून बनाती गई और नियम बांधते गए, मानते गए, उसमें लिखित कोई बात नहीं है। दूसरा है ब्रिटिश संविधान के विशेषता की अलिखित संविधान। तो भारत और सब जगह पे लिखित संविधान है। सबसे बड़ा विश्व में बड़ा और व्यापक संविधान भारत का और सबसे छोटा लिखित और निर्मित अमेरिका का। तो लिखित संविधान वर्तमान समय में, जबकि सामान्यतः ऐसे समझा जाता है कि संविधान आवश्यक रूप से एक प्रलेख है, यानी लेख के रूप में माना जाता है। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं, यानी लिखित कोई जरूरी नहीं है, उनका व्यवहार है कि हमें ये कार्य करना है। बिना लिखित के वो जो सरकार के प्रति वो अपनी वफादारी निभाते हैं, ये बात कही गई है। इसी कारण उसने अपने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा थी। यानी जो व्यवहार में नियम बनाए गए या संसद जो कहेगी वो हम करेंगे। तो इसलिए अलिखित, वो कह रहे हैं कि लिपिबद्ध लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो भी संसद करेगी, कानून बनाएगी, उसका पालन करेंगे। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि कानूनों के रूप में कुछ लिखित अंश भी है, लेकिन उसका अधिकांश प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित ही है। यानी कुछ भाग, जैसे मैग्ना कार्टा में लिखा था
उसमें कुछ अंश लिखे गए, लेकिन पूरे हमारी तरह मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, कर्तव्य, मौलिक, ये सब नहीं लिखे, सिर्फ कुछ अंश लिखे, तब इसको लिखित नहीं कहा जा सकता। और प्रमुखता संविधान के इसी लक्षण के कारण ही टाकविले और थॉमस पेन के द्वारा तो उसके अस्तित्व पर ही संदेह व्यक्त किया है। यानी थॉमस और पेन ने कहा है कि इसका अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिखित है नहीं तो कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। आगे जो भी कभी विलुप्त हो जाए, जैसे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, तो उनके कोई अस्तित्व रहेगा नहीं, क्योंकि लिखित नहीं है। न्यूमैन ने इस संबंध में लिखा कि जो बात ब्रिटिश संविधान को विशिष्ट बनाती है वह ऐसी अनेक नियमों का अस्तित्व है जो केवल परंपरा पर आधारित है। यानी न्यूमैन ने भी कहा है कि ये संविधान विशिष्ट बनाती है इनको, यानी किसी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पे अलिखित संविधान है, इसलिए इनको एक परंपरा के आधार पर कहा जा सकता है संविधान को। तीसरा है पॉइंट, लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। लचीला तो आपको पता है, संविधान दो तरीके का होता है, लचीला और सुपरिवर्तनशील। तो इस प्रकार से लचीला और सुपरिवर्तनशील। तो लचीला तो आपको पता है, लचीला हमने भारत ने कठोर और लचीला दोनों ही संविधान की विशेषता में बताया है, और अमेरिका ने सिर्फ कठोर है। तो लचीले में और कठोर में क्या है अंतर? लचीले में संसद के दोनों सदस्य में से, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सामान्य बहुमत द्वारा कोई भी इसमें संविधान में जोड़ा जा सकता है या कानून बना सकते हैं। लेकिन कठोर संविधान में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कठोर संविधान में लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में अलग अलग 2/3 बहुमत पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भी भेज सकता है, तो वापस ऐसा कैसा बना के वापस भेजना पड़ेगा, और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही संविधान में वो जोड़ा जाएगा या कानून बनेगा, संशोधित होगा। तो इस तरीके से कोई भी कानून बनाए तो लचीला और सुपरिवर्तनशील होता है। तो ब्रिटिश का संविधान लचीला है, तभी कोई भी संसद इनकी इतनी पावरफुल है ब्रिटिश की कि पूरे विश्व की संसद कहे कि किसकी पावरफुल है, तो है ब्रिटिश की। क्यों? क्योंकि दी लोब ने कहा था कि ब्रिटिश की संसद सब कुछ परिवर्तन कर सकती है, कुछ भी कानून बना सकती है, सिर्फ एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। तो लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान में परिवर्तनशील के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं, लचीला और कठोर संविधान। लचीला आपको अभी बताया, और इसका परिवर्तन कभी भी हो सकता है, और संसद द्वारा बहुमत शामिल किया जाता है। इस प्रकार विद्वान एंसन ने कहा है कि हमारे पार्लियामेंट जंगली चिड़ियों अथवा सैल मछलियों की रक्षा के लिए कानून बना सकती है, या लाखों नागरिकों को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर सकती है, अथवा उसका वितरण नवीन निर्वाचन क्षेत्रों में कर सकती है। कहने का मतलब लचीला इतना है। तो ये एंसन ने कहा कि हमारे संविधान में है ही नहीं, अलिखित है, लेकिन लचीला इतना है कि हमारी संसद कोई जंगली चिड़िया का रक्षा के लिए भी कानून बना सकती है, और नागरिकों को मन चाहे शक्ति दे सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संविधान लचीला है, और ब्रिटिश में साधारण कानून, संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है, किंतु व्यवहार में ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता और सुस्थापित जनतंत्रीय परंपराओं ने संविधान की मूल व्यवस्थाओं में परिवर्तन का कार्य बहुत कठिन कर दिया है। ब्रिटेन में यह एक परंपरा स्थापित हो गई है कि संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय तक नहीं किया जाए जब तक कि आम चुनाव में उस विषय पर जन सहमति न प्राप्त हो जाए। उदाहरण के लिए 1911 में संसदीय अधिनियम आधार पर लॉर्ड सभा के अधिकारों में कटौती करने से पूर्व 1910 में लोक सदन को विघटित कर उस विषय पर
जन स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। यानी लचीला और सुपरिवर्तनशील तो हो गया संविधान, लेकिन इतना भी लचीला नहीं रखा। लचीला है लेकिन इतना भी नहीं किया कि संसद कुछ भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब भी संविधान ये कानून बनाते हैं संसद, तो कोई ऐसा विवादपूर्ण कानून बना रही है संसद, तो जनता से संपर्क करना पड़ता है, जनसंपर्क करना पड़ता है, जनता की स्वीकृति, जनता को कहना पड़ता है क्या ये संविधान में ये कानून हमारे बन रहा है, आपके लिए या किसी के लिए या देश के लिए, क्या आप स्वीकार कर रहे हो? तो जनता स्वीकार करेगी तभी वो कानून बनेगा। इसलिए लचीला सुपरिवर्तनशील है, लेकिन सारा अधिकार जनता को ज्यादा दे दिया, इसलिए उसकी कोई खास विशेषता मानी जाती है। चौथा पॉइंट है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। सिद्धांत यानी लिखित रूप अलग है, लेकिन व्यवहार में अलग है। तो सिद्धांत और व्यवहार में ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धांत और व्यवहार में है अंतर है। मुद्रो ने ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है ही नहीं, जो है वह दिखाई नहीं देता। यानी सिद्धांत जो मैग्ना कार्टा में लिखा हुआ है, मैग्ना कार्टा में लिखा हुआ है, वो तो सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, और जो नहीं लिखा गया वो व्यवहार में यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से सिद्धांत और व्यवहार में अंतर बताया है। इसके अलावा इसमें यद्यपि विश्व के अन्य देशों के संविधानों में भी सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविक स्थिति में अंतर पाया जाता है, किंतु किसी भी अन्य संविधान में सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविकता में भेद ये तत्व इतना प्रबल नहीं है जितना ब्रिटिश के संविधान में, क्योंकि हमारे यहाँ तो लिखित संविधान है, किसी भी देश में लिखित संविधान है, तो सैद्धांतिक है वास्तविक भी कुछ अलग है। जैसे कि हमारा आप उदाहरण दे सकते हैं, हमारा सैद्धांतिक यानी लिखित रूप में तो क्या है, समानता का अधिकार है कि नहीं, और व्यवहार में वास्तविकता क्या है कि समानता है ही नहीं, क्योंकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को अलग से आरक्षण दे रखा है, इसलिए इनको आरक्षण दे रखे कि समानता का अधिकार। लिखित तो क्या है, समानता का मौलिक अधिकार दे रखा है, लेकिन वास्तविकता पूरी तरह की समानता नहीं, क्योंकि इसमें भेदभाव किया जाता है, और नहीं करे भेदभाव तो क्या होगा, तो फिर बाद में गरीब लोग और भी गरीब रहेंगे और अमीर अमीर होते रहेंगे। तो ये दलितों का ध्यान रखते हुए उसमें थोड़ी बातें वास्तविकता में ये डाली गई, लेकिन ब्रिटिश के संविधान में ऐसे कोई सिद्धांत और व्यवहार नहीं है। सिद्धांत में कुछ अलग है और व्यवहार में कुछ ज्यादा अलग है। आग ने ऐसा मत व्यक्त किया है कि और कहा है सभी शासन व्यवस्था में सिद्धांत व व्यवहार में अनेक भेद पाए जाते हैं, पर जितने अधिक रूप में अंग्रेजी ब्रिटिश संविधान में पाए जाते हैं उतने किसी संविधान में नहीं पाए जाते हैं। तभी तो समानता का अधिकार है, हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन जब स्वतंत्रता का अधिकार जब राष्ट्रपति का संकटकालीन लगे तो उस समय उनके मौलिक अधिकार हट जाते हैं या उनको सीमित कर दिया जाता है, लेकिन ब्रिटिश के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं माना गया। सिद्धांत और व्यवहार के अंतर में कुछ उदाहरण है। पहला है सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है। कैसे राजतंत्र? क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष द्वारा होता है, लेकिन चुनाव जरूर होता है। राष्ट्रपति के, हमारे भारत में कह रही हूँ, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित के निर्वाचित सदस्य इसमें मनोनीत भाग नहीं लेते, लेकिन इनके राजतंत्र का क्यों कहा? क्योंकि ब्रिटिश में मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, बाकी सबका प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है किसमें? चुनावों में, लेकिन राष्ट्रपति का वंशानुगत होता है। उनका बेटा वापस सम्राट, उनका राजा, उनका वंश के अनुसार जो बड़ा बेटा है वो गद्दी धारण करता है और वो राजा बनता है। इसलिए इंग्लैंड में राजतंत्र कहा जाता है। जैसे कि सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में वहां पर राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है। अब व्यवहार में कैसे? देखो लिखित रूप तो क्या है, या
इंग्लैंड में सैद्धांतिक रूप से तो ये कि सैद्धांतिक रूप से हम भी देखते हैं कि वहां एक राजा होगा, वो मैग्ना कार्टा में लिखा हुआ है, वहां का राजा होगा। लेकिन ये लोकतंत्र तब बना क्योंकि राजा को लोगों के वोटों द्वारा नहीं चुना जा सकता, इसलिए वो वंशानुगत ऐसे सम्मान दिया गया। उनके नाम से शक्ति, उनके नाम से सारे कार्य होते हैं, लेकिन राजा को इतनी शक्तिशाली या इतनी शक्ति नहीं दी गई, इसलिए वो राजतंत्र का थोड़ा सा रूप है लेकिन लोकतंत्र है। क्योंकि जो वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के। वहां पे संसदात्मक व्यवस्था अपनाई है, तो प्रधानमंत्री के हाथ में वास्तविक शक्ति है, इसलिए राष्ट्रपति के नाम से वो कार्य होते हैं, इसलिए वहां सैद्धांतिक रूप से तो क्या है? राजतंत्र, और व्यवहारिक रूप से क्या है? लोकतंत्र। दूसरा है, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि वहां की कानून निर्माण शक्ति संसद में है, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में और न्यायपालिका शक्ति न्यायपालिका में निहित है। यानी शक्तियों का पृथक्करण, संतुलन और नियंत्रण। यानी व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उनको लागू करेगी, न्यायपालिका रक्षा करेगी। व्यवस्थापिका में कौन आएगा? संसद के दोनों सदन, और कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, और न्यायपालिका में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश। तो ये तीनों ही अपने अलग अलग शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राष्ट्रपति दोहरी भूमिका निभाता है, वो व्यवस्थापिका में भी होता है और कार्यपालिका में भी होता है। जैसे व्यवस्थापिका कानून बने हैं तो उनको साइन करने पड़ते हैं, लास्ट में हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनेगा, और कार्यपालिका कार्य करने के बाद जब हस्ताक्षर बाद में लागू करने में राष्ट्रपति से राय लेगा। इस तरीके से न्यायपालिका उनकी रक्षा करेगी। किंतु इंग्लैंड में संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक यानी संसदात्मक, जिसमें वास्तविक प्रधानमंत्री और नाम मात्र का राष्ट्रपति। वहां शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर शक्तियों का केंद्रीकरण या सामंजस्य देखा जाता है, यानी नियंत्रण और संतुलन एक दूसरे पर। जैसे अभी हमने देखा कि संसद कानून बनाएंगे तो जनता ऐसी स्वीकृति देगा, तभी वो ऐसा कानून जो सबके प्रभावित हो या लोगों पर प्रभावित हो, तो फिर बाद में जनता से स्वीकार करके ही वो कानून बना सकती है। इसलिए शक्ति तो पृथक्करण दिया है, लेकिन कुछ सामंजस्य यानी समन्वय भी बिठाया है। तीसरा है, सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, किंतु वास्तविकता यह है कि स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित है। यानी संसद कहे तो व्यवस्थापिका, वो कह रहे हैं कि कैबिनेट, संसद कैबिनेट पर नियंत्रण है, यानी मंत्रिमंडल पर नियंत्रण है। लेकिन वास्तविकता देखा जाए, क्योंकि संविधान अलिखित है, वास्तविक में देखा जाए तो संसद ही शक्तिशाली है, क्योंकि संसद ही कानून बनाती है, और संसद के कहने पे ही कानून बनेगा। अगर संसद के कानून गलत बनाने की कोशिश करे तो क्या होगा? जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो इस तरीके से नियंत्रण कर सकती है। सिद्धांत और व्यवहार के इस भेद के कारण आग ने कहा है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, पर उसका रूप सीमित संवैधानिक राजतंत्र है, और वस्तुतः वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी सैद्धांतिक दृष्टि से वो राजतंत्र है, क्योंकि वंशानुगत राजा चुना जाता है, और संवैधानिक राजतंत्र इसलिए कि संविधान की बातें नहीं लिखी, लेकिन कुछ बातें मैग्ना कार्टा में लिखी गई है। लेकिन वस्तुतः ये देखा जाता है कि जनता की स्वीकृति पारी या जनता ने जो स्वीकार किया तभी कानून बनेगा, तो वो लोकतांत्रिक गणराज्य कहला जाएगा। गणराज्य उसको कहते हैं कि वास्तविक शक्ति, जो देश का मुखिया तो होगा, पूरे देश का मुखिया होगा राष्ट्रपति, और सरकार का मुखिया होगा प्रधानमंत्री, इसलिए लोकतांत्रिक गणराज्य है। आग का कथन ब्रिटिश की संविधान की एक प्रमुख असंगति की ओर ध्यान आकर्षित करता है, और ब्रिटिश सम्राट की औपचारिक शक्तियों का तथा उसकी वास्तविक स्थिति में भेद तो स्पष्ट करता ही है। आग के इस कथन को निम्न रूप से देखा जा सकता है, सैद्धांतिक दृष्टि से निरंकुश राजतंत्रात्मक, यानी सैद्धांतिक दृष्टि से जो आग ने कहा है वो अलग कह सकते हैं। क्यों कहा जा सकता है? क्यों आग के जो खंडन होगा कि आग के इस कथन में रूप दिए गए कि सैद्धांतिक दृष्टि से निरंकुश राजतंत्र, कुछ बातें तो आग ने कहा है कि
सैद्धांतिक दृष्टि से वो क्या है, राजतंत्र, और व्यवहारिक दृष्टि से लोकतंत्र। और व्यवहारिक और लोगों का पूरी तरीके से देखें तो क्या है, लोकतंत्र गणराज्य। इस प्रकार से कल बच्चों हम सैद्धांतिक दृष्टि से निरंकुश राजतंत्र पढ़ेंगे। बाय बच्चों।